प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज एक छोटे से टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि है सूत्र व स्टाफ के मध्य अंतर। इस संदर्भ में मैंने काफ़ी खोजबीन की तो मुझे कुछ भी मैटर ऑनलाइन नहीं मिला, तो इसलिए इस पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपसे आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो जो सूत्र व स्टाफ अभिकरण है, सूत्र के संदर्भ में मैंने कल परिभाषाएं भी उसकी बताई थी और काफ़ी चीज़ें हमने उस पर बात की थी, किंतु स्टाफ की बात भी मैंने थोड़ा सा अर्थ उसका समझाया था। तो मेरा विश्वास है कि सूत्र व स्टाफ को क्या है आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि आखिर इन सूत्र व स्टाफ अभिकरण जो कि संगठन की संरचना है, संगठन के भीतर दोनों ही प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं, इनमें अंतर कैसे हम ढूंढेंगे, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां ये दोनों हमें स्पष्ट पता चल जाता है। अभिकरण है तो जो पहला और मुख्य अंतर इनके माध्य है वह है सूत्र प्राथमिक व क्रियात्मक है, जबकि जो स्टाफ है वह संस्थागत व प्रबंधात्मक है। प्राथमिक का अर्थ है कि सूत्र पहले, मतलब लक्ष्य की जो प्राप्ति करता है उसमें सूत्र मुख्य रोल अदा करता है, जबकि जो स्टाफ है वो मुख्य भूमिका में नहीं रहता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर सूत्र के जो अधिकारी कर्मचारी होंगे वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं, जबकि स्टाफ के संस्थागत व प्रबंधात्मक, प्रबंधात्मक यानी कि वो प्रबंधन करेंगे, वो सूत्र अभिकरण को मदद करेंगे या फिर उनको दिशा निर्देश देंगे कि आपने कैसा कार्य करना है, किंतु जो सूत्र अभिकरण है वो वास्तविक रूप में क्या है कार्य करते हैं संगठन के भीतर। इसीलिए कहा है प्राथमिक और क्रियात्मक होते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों के मध्य हो गया। अब दूसरा अंतर है कि सूत्र का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति है, जबकि स्टाफ का लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देने वाली इकाई है। स्टाफ जो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देने वाली इकाई है। तो पहले ही जो अंतर मैंने बताया उससे ही ये अंतर स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य प्राप्ति है। मैं ऊपर भी समझा चुका हूं कि जो सूत्र अभिकरण होते हैं, सूत्र अभिकरण के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनका मुख्य काम लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सेना में, क्योंकि सेना से ही ये शब्द आया है, तो युद्ध कौन लड़ता है बॉर्डर पे, सिपाही लड़ता है, तो वो क्या है सूत्र अभिकरण है। और उन सिपाहियों को अन्य लोग भी मदद करते हैं, कुछ लोग गोला बारूद वहां तक पहुंचाते हैं। जैसे हम सूत्र अभिकरण है क्योंकि हम वास्तविक रूप में जो लक्ष्य है कि शिक्षा कैसे दी जा सकती है छात्रों को, तो हम क्या हैं सूत्र अभिकरण है क्योंकि हम लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अपना रहे हैं। किंतु जो इस शिक्षा व्यवस्था को बनाएगा कि आखिर कैसी शिक्षा होगी, कौन से सिलेबस कौन सी कक्षा में पढ़ाया जाएगा, तो वो लोग क्या है स्टाफ अभिकरण में आएंगे। तो इसे आप किसी भी विभाग में दे सकते हैं। जो वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं वो सूत्र अभिकरण होंगे जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और जो पीछे से उनको मदद कर रहे हैं या दिशा निर्देश का कार्य कर रहे हैं वो स्टाफ अभिकरण होंगे। तीसरा जो इनका भी मध्य महत्वपूर्ण अंतर है वो है सूत्र का संबंध नीति निर्माण व उसकी क्रियान्विति से होता है, और स्टाफ का संबंध नियोजन व अन्य कार्यों में परामर्श देने से है। तो थोड़ा सा इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है कि यहाँ सूत्र भी नीति निर्माण कर रहा है, तो अपने कार्यों को करने के लिए कि आखिर हम कैसे किसी कार्य को करेंगे, यानी कि मुझे आपकी इस कक्षा का संचालन करना है तो कैसे इस कक्षा को संचालित करना है, कैसे मैं अपने छात्रों से इंटरेक्ट हो सकता हूं, तो उस संबंध में नीति कौन बनाएगा, कहीं ना कहीं मैं बनाऊंगा। और मुझे दिशा निर्देश कहीं ना कहीं उसमें नीति निर्माण मैं कर रहा हूं, जबकि नियोजन व अन्य कार्यों में परामर्श कौन देते हैं, स्टाफ देते हैं। तो आखिर नियोजन यानी कि उनको नियुक्त कौन करेगा, स्टाफ अभिकरण करेगा। और परामर्श देने का कि भाई आप इस प्रकार कार्य करिए, ऐसा ऐसा कार्य करिए, या तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि जो लक्ष्य प्राप्ति में नीति बननी है उसका निर्माण कौन कर रहा है, सूत्र अभिकरण कर रहा है,
जबकि स्टाफ अभिकरण क्या है, उसमें नियोजन नियोजन उनको नियुक्ति करने का कार्य और उनको परामर्श देने का कार्य ही कर रहा है। तो चौथा महत्वपूर्ण, स्टाफ इकाइयां आदेश नहीं दे सकती, केवल परामर्श देती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है इसमें कि कहीं ना कहीं जो सूत्र अधिकारी हैं, वैसे कहीं ना कहीं स्टाफ इकाइयां भी क्या है, आदेश, क्योंकि उनका कार्य प्रबंधन का है, वो अपना प्रबंधन देखेंगे। हाँ, उनके अंतर्गत जो कर्मचारी होंगे उनको वो जरूर आदेश देते हैं, किंतु जो सूत्र अभिकरण है, स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण को क्या है, आदेश नहीं देता है। स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ परामर्श देता है कि आपने इस प्रकार से कार्य करना है, या उसका दिशा निर्देशन भर करेगा। जबकि जो सूत्र अधिकारी हैं, सूत्र अभिकरण के अंतर्गत जो अधिकारी हैं, वो अपने निचले कर्मचारियों को क्या है, आदेश भी देते हैं कि कैसे आपको कार्य करना है, किस प्रकार कार्य करना है। तो जैसे हमारे ऊपर के जो अधिकारी आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे ही सूत्र अभिकरण के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और वो हमको क्या करते हैं, आदेशित करते हैं। तो इसको आप किसी भी विभाग में देख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर विभाग में जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा अंग सूत्र में आएगा और कौन सा स्टाफ में आएगा, तो अगर कन्फ्यूज़न कहीं होता है तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछें, आपको उसका हल दिया जाएगा। उसके पश्चात जो पांचवा अंतर इन दोनों के मध्य है, वह है सूत्र के कार्य साध्य रूप में। साध्य रूप में का अर्थ होता है लक्ष्य के रूप में होते हैं, जबकि स्टाफ के कार्य साधन के रूप में होते हैं। साधन मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो अंग, आपको अगर आपको कुछ लेख लिखना है, आपको पुस्तक लिखनी है, तो आपको क्या है, कहीं ना कहीं पेन की जरूरत पड़ेगी, पेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो साधन का रूप क्या है, स्टाफ अभिकरण होता है। जबकि साध्य रूप में सूत्र होते हैं, यानी कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिखना तो किसी व्यक्ति को पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, के रूप में होते हैं, वो सिर्फ उनको मदद भर करते हैं। उसके पश्चात छठा, आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने अंतर बताए, कहीं ना कहीं आपस में ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इनमें समानता आ रही है, पर थोड़े थोड़े बिंदुओं को लेकर क्या है, ये अलग अलग अंतर हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। फिर छठा महत्वपूर्ण अंतर जो है, निर्णय की समस्त शक्ति सूत्र अधिकारियों के हाथ में केंद्रित हो रहती है, जबकि स्टाफ निर्णयों की पृष्ठभूमि में रहता है तथा निर्णयों के लिए भूमिका तैयार करता है। यानी कि निर्णय लेने का कार्य भी कौन कर रहा है, सूत्र अभिकरण कर रहा है, क्योंकि परिस्थितियां उसी के सामने आ रही है। कब कैसा हो सकता है, स्टाफ अभिकरण ने उसको किसी कार्य के लिए भेजा हो और उस कार्य में निर्णय लेने की, क्योंकि परामर्श दिया है, किंतु निर्णय क्षमता सूत्र अभिकरण के पास है। हो सकता है परिस्थितियां बदल गई हो और उन बदली हुई परिस्थितियों में जैसा उसको परामर्श दिया गया था उसके अनुकूल कार्य करना सक्षम ना हो, तो उसे अपने निर्णयों को बदलना पड़ेगा, और वो इस स्थिति में रहता भी है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण छठा अंतर है वो है, निर्णय की समस्त शक्ति सूत्र अधिकारियों के हाथ में केंद्रित रहती है, जबकि स्टाफ निर्णयों की पृष्ठभूमि यानी कि कैसे कैसे निर्णय आपने कैसी कैसी परिस्थितियों में लेने हैं, उस पृष्ठभूमि को क्या है, वो तैयार करता है। अब इसको देख लीजिए, जहां तक लोक प्रशासन की नूतन प्रवृत्ति का प्रश्न है, स्टाफ व सूत्र व स्टाफ के मध्य एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना जटिल कार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विभागों में कि ये स्टाफ में आएगा, सूत्र में आएगा, स्पष्ट तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा थोड़ा आप उसमें निश्चय कर सकते हैं कि हाँ, ये अधिकारी हमारे सूत्र में आएंगे और ये स्टाफ में आएंगे। किंतु भारतीय प्रशासनिक संगठन का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि समूचे प्रशासन महान विचारक हुए हैं लोक प्रशासन के, उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, यहाँ ऐसी कोई शब्दावली तथा ऐसा कोई ढांचा नहीं है जो कि सूत्र तथा स्टाफ के मध्य भेद कर सके। भारत में ये शब्द संगठन के ढांचे में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। तो इतने अंतर बताने के बावजूद मैंने आपको बताया कि मैंने क्या, ये विद्वानों ने स्वयं कहा है कि स्पष्ट विभाजन रेखा आप नहीं कर सकते कि ये सूत्र अभिकरण है और ये स्टाफ अभिकरण है। साइमन ने भी इसी संदर्भ में बताया है कि यह धारणा भ्रम और अविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है तथा वह आदेश निर्देश जारी नहीं कर सकता।
लेपास्की के शब्दों में भी यही है कि वस्तुतः स्टाफ और सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, न कि विरोधी। तो अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूत्र व स्टाफ के मध्य क्या है, स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना असंभव है, किंतु सूत्र व स्टाफ में क्या है, कुछ अंतर हम आज भी कर सकते हैं और उन अंतरों के आधार पर ही सूत्र व स्टाफ अभिकरणों का अध्ययन लोक प्रशासन के मध्य किया जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपके सूत्र व स्टाफ अभिकरण के मध्य जो अंतर है स्पष्ट हो गए होंगे। और अगर कोई आपको दुविधा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।